नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की कहानी भी सुनाते हैं। तो खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस केपीएस गिल की, जिन्हें भारत का टॉप कॉप कहा जाता है। तो केपीएस गिल का निर्माण कैसे हुआ, देखिए, जब आप कहानी पूरी जानेंगे तब समझ पाएंगे कि केपीएस गिल के भीतर कौन सी ताकत थी जिसके बूते उन्होंने पंजाब में आतंकवाद का खात्मा किया। तो केपीएस गिल श्रृंखला की आज 8वीं कहानी है और आज एपिसोड नंबर है खबरों के पीछे का 367। तो इस तरीके से श्रृंखला शुरू हुई है एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, केपीएस गिल की पहचान शुरुआत से ही एक अलग किस्म के पदाधिकारी की रही। केपीएस गिल की लंबाई भी आम भारतीयों की लंबाई से अधिक थी। देखिए, पगड़ी समेत केपीएस गिल की लंबाई हो जाती थी 6 फीट 4 इंच। तो जब वे असम मेघालय में आईपीएस बने थे, एसडीपीओ थे, बाद में नौगांव के एसपी बने, तब भी केपीएस गिल के लिए जो जीप इस्तेमाल की जाती थी उसे बदलना पड़ता था। केपीएस गिल को इस बात का संस्मरण है कि अपनी जीप को बदलने के लिए उन्हें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि जीप की जो हुड होती थी वह उनकी पगड़ी को टच करती थी। इसलिए जीप की सीट को ट्रक की सीट के रूप में वे बदल देते थे, जो 2 इंच की होती थी। तो ट्रक की सीट केपीएस गिल की जीप में होती थी और जिधर वे बैठते थे लेफ्ट साइड में, उस सीट को ऊपर 4 इंच अधिक बड़ा कर दिया जाता था ताकि उनकी पगड़ी हुड को न छुए। तो इस तरीके से केपीएस गिल की जीप अपने आप में एक परिचय थी और ये कहा जाता था कि जब केपीएस गिल की जीप निकल गई तो लोग समझ जाते थे कि अब इधर शांति हो जानी है। तो देखिए, केपीएस गिल की श्रृंखला में जब आपने एपिसोड नंबर 366 सुना होगा, जाना होगा, तब हम कहानी कह रहे थे एसडीपीओ शिवसागर के रूप में जब वे तैनात थे। तो देखिए, पहले तो मुकाबला हुआ, वहां जो एंटी बंगाली एजिटेशन चल रहा था, असमिया और बांग्ला भाषी लोग लड़ रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि शिवसागर का एक इलाका था जहां वे एसडीपीओ थे, धियाली, वहां हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करते थे और बात बात पर कॉमनल राइट भड़क जाता था। थाने में मुकदमे की लंबी लिस्ट तैयार होती जा रही थी। तो केपीएस गिल को लगा कि ये जो कारण है इसका निदान तो निकालना होगा। तो आज जो हम कहानी सुना रहे हैं उससे आप समझेंगे कि केपीएस गिल कम्युनिटी पुलिसिंग को भी कैसे शुरू से ही जान गए थे। तो उस धियाली इलाके में वे गए और उन्होंने झगड़ा फसाद का कारण जाना। तो उन्हें मालूम हुआ कि जहां मस्जिद है, जहां मुसलमान जाते हैं नमाज अदा करने को, वहां जाने का जो रास्ता है वह हिंदुओं के इलाके से टच करता है। मतलब मस्जिद आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हिंदुओं के रास्ते से आप नहीं गुजरेंगे। ठीक इसी तरीके से घाट से यदि पानी लेना है तो हिंदुओं को मुसलमानों के रास्ते से गुजरना पड़ता था और इन्हीं रास्तों में दोनों के बीच भिड़ंत होती थी, मारपीट होती थी, तनाव भड़क हो जाता था। तो केपीएस गिल ने यह तय किया कि हम दोनों संप्रदाय के लोगों की मीटिंग करते हैं। उन्होंने मीटिंग बुलाई और दोनों धर्मों के लोग इकट्ठा हुए। कुछ प्रबुद्ध लोग भी थे। केपीएस गिल ने लोगों से पूछा, आप ये बताओ, इतने केस मुकदमे हो गए, जब आप थाना जाते हैं तो ये थाना वाले मेरी मनाही के बाद भी क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए आपसे पैसे नहीं लेते हैं? तो सभी ने कहा, पैसे लेते हैं। कितना लेते हैं? राशि बताई गई। राशि ठीक ठाक थी। आगे केपीएस गिल ने पूछा कि चलो एफआईआर हो गया, अब तो थाने वाले आपको जलील करते होंगे, तो थाने की गिरफ्तारी से बचने को, पुलिस की गिरफ्तारी से बचने को आप कोर्ट जाते होंगे। तो अब कोर्ट में आपको कचहरी की लड़ाई में पैसा खर्च करना होता है, वकील पैसा लेते हैं, तो क्या इसमें आपका धन जाया नहीं होता है? क्या आपके पास इतना सारा पैसा है
कि इन मुकदमों को लड़ने के लिए आप खर्च करते रहें, मुकदमा लड़िए, धन भी दीजिए और अपना समय भी गवाइए, पुलिस से बचिए भी। तो लोगों ने माना कि इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन झगड़ा फसाद हो जाता है, पुलिस एक्शन लेने लगती है, तो हम क्या करें। तो केपीएस गिल ने कहा कि देखिए, अच्छी बात यह है कि आप लोग इस मुद्दे को आपस में सुलझा लें। मतलब जब मुसलमान नमाज अदा करने को मस्जिद जाएं तो आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, और जब घाट पर पानी लेने को हिंदू जाएं तो आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो यह बात लोगों को समझ में आ गई, प्रबुद्ध लोग थे, और उन्होंने कहा कि देखो, सरकार ने एक ऐसे पुलिस प्राधिकारी को मेरे पास भेजा है जो समस्या को सुलझाना चाहता है। केपीएस गिल ने कहा कि यदि आप लोग आपस में मान जाएंगे तो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें मैं क्लोज कर दूंगा, और आप सभी पुलिस की कार्रवाई से, कोर्ट के मुकदमे से तत्काल रिलीफ प्राप्त कर लेंगे। तो प्रबुद्ध लोगों को यह बात समझ में आ गई। तो केपीएस गिल ने कहा कि आप मुझे रिटन प्रॉमिस कीजिए, लिखित में प्रतिज्ञा लीजिए कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। तो लोगों ने लिखित में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद केपीएस गिल ने कहा कि भाईचारा ऐसे नहीं बनेगा। उन्होंने एक धर्म के लोगों को कहा कि मैं यहीं बैठा हूं, एक पक्ष एक धर्म चाय बनवाए अपने घरों में सभी के लिए, और दूसरा पक्ष नाश्ते की व्यवस्था करे। तो केपीएस गिल ने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ चाय नाश्ता किया, लिखित प्रतिज्ञा कराई, और इसके बाद उस इलाके से, जो ढियाली का इलाका था, हिंदू मुस्लिम का तनाव खत्म हो गया। केपीएस गिल को याद है कि इसके बाद अक्टूबर 1961 में वे पहली बार नौगांव के एसपी बने, और जब नौगांव के एसपी बने तो यहां समस्या कुछ दूसरी थी। समस्या इधर कॉम्युनल टेंशन था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की जो सीमा थी उस सीमा को यह जिला टच करता था। तो खैर, ये जो कॉम्युनल टेंशन था, इससे निपटना वे जान गए थे, और उन्होंने अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को थाने को कह दिया था कि देखिए, आप बिल्कुल निष्पक्ष और निडर होकर काम कीजिए। गलती कोई करे, हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जो निर्दोष होगा उसे टच नहीं किया जाएगा। शांति पसंद लोगों को अपने साथ रखिए, उनका समर्थन हासिल कीजिए। तो केपीएस गिल कहते हैं अपने संस्मरण में कि इस वक्त में सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठियों की, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में तनाव भड़का हुआ था और लोग उधर से भागकर इधर चले आ रहे थे। बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे थे, और सरकार का निर्देश था कि इन घुसपैठियों को रोकना है, इन्हें भगाना है, और इन्हें भारत में जगह नहीं देनी है। तो ये जो घुसपैठी आ रहे थे, ये गांव में जाकर छुप जाते थे। एसपी को यह राज्य सरकार ने अधिकार दे रखा था कि वह घुसपैठियों का पता करे और उन्हें यहां से भगाए। तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, इस कारण से तनातनी बढ़ रही थी हिंदुओं और मुसलमानों में। मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने लोगों से कहा कि आप सहयोग कीजिए, जो आपके अपने नहीं हैं, जो दूसरे देश से चले आ रहे हैं, उनकी शिनाख्त कराइए और उन्हें यहां से भगाने में मेरी मदद कीजिए। तो कुछ लोगों ने मदद की, बड़ी संख्या में मदद की, लेकिन जहां से मदद नहीं मिली, मैंने उन गांव के सरपंच और मुखिया को बुलाया। उनसे कहा कि देखिए, जानकारी तो आपको देनी होगी, और आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके गांव में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, और पुलिस को दबिश देने से हम रोकेंगे भी नहीं। मेरी तो यह मान्यता है, मतलब केपीएस गिल कह रहे हैं सरपंच और मुखिया से, कि वह गांव ही सबसे ज्यादा सुखी है। वह गांव सबसे ज्यादा सुखी है जहां न तो पुलिस आती है और न ही अपराधी। इसलिए यदि आप पुलिस और अपराधी दोनों से बचना चाहते हैं तो मेरी मदद कीजिए। केपीएस गिल कहते हैं कि इसके बाद बड़ी संख्या में घुसपैठियों की जानकारी मिली, रिकॉर्ड तैयार किया गया, और जो नियम कानून बनाए गए थे कि उन्हें पहले सीमा तक ले जाया जाता था। हमारी पुलिस उन्हें ले जाती थी, मैं इसे मॉनिटर करता था, और करीब 1 लाख घुसपैठियों की पहचान कर ली गई थी। उन्हें सीमा के पास जो कैंप्स बनाए गए थे वहां टिकाया जाता था। केपीएस गिल को इस बात का संस्मरण है कि हमने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को
सीमा तक पहुंचाकर उन्हें धक्का देकर फिर से पाकिस्तान में घुसा दिया था। तो केपीएस गिल उस जमाने में घुसपैठियों से लड़ रहे थे, लेकिन केपीएस गिल को इस बात का भी मलाल है कि जब वे घुसपैठियों को इधर से भगा रहे थे, असम से भगा रहे थे, हिंदुस्तान से भगा रहे थे, तो उधर पूर्वी पाकिस्तान में इस बात की प्रतिक्रिया हुई। वहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे, तो वहां के मुसलमानों ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनके साथ हिंसा होने लगी। तो ये जो अत्याचार और हिंसा हुई, इसके कारण हिंदू वहां से भागने लगे, भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगे। और जब पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की कहानी इंडिया में सुनाई जाने लगी, मीडिया में खबरें छपने लगी, तो भारत के हिंदुओं का गुस्सा भड़का और असम में ज्यादा ही गुस्सा भड़क गया। केपीएस गिल कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के भीतर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की खबर को लेकर भारत में, असम में जहां वे तैनात थे, वहां मुसलमानों पर हिंदू जुल्म करने लगे। ऐसा लगने लगा कि मुसलमानों को भगाया जाएगा और दंगे फसाद की स्थिति बनने लगी। केपीएस गिल कहते हैं कि मुझे इस बात का संस्मरण है कि मैं एक रात को पेट्रोलिंग से लौटा था। देखिए, केपीएस गिल के बारे में यह बात भी बहुत खास है कि केपीएस गिल एसडीपीओ बनने से लेकर पंजाब के डीजीपी रहने तक नाइट पेट्रोलिंग अवश्य ही करते थे। वे रात्रि गश्ती से चूकते नहीं थे। आज की तरह जो आईपीएस हैं, आज जिन्हें हम घर ढुकवा भी कहते हैं कि शाम के बाद घर में बंद हो जाना, केपीएस गिल वैसे नहीं थे। वे डीजीपी भी रहे तो नाइट पेट्रोलिंग करते थे। खैर, तो बात हो रही है असम के नौगांव की, जहां वे एसपी थे 1961 में और तनाव था हिंदू और मुसलमान में। तो केपीएस गिल का संस्मरण है कि मैं एक सुबह जल्दी से उठा क्योंकि मालूम हुआ कि मुसलमानों के कई नेता मुझसे मिलने को आए। मैं देर रात को लौटा ही था, तो मुसलमानों के नेताओं ने मुझसे मुलाकात कर कहा कि सर आप बता दें, क्या हम इस देश में न रहें, यहां से चले जाएं? तो केपीएस गिल ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। तो उन मुसलमान नेताओं ने उन घटनाओं का विवरण दिया जो उनके साथ हुआ था। जाहिर तौर पर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की यह प्रतिक्रिया थी, लेकिन यह कानून सम्मत नहीं था और इसे केपीएस गिल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। केपीएस गिल ने साफ साफ कहा मिलने आए मुसलमान नेताओं से, देखिए आप भारत के नागरिक हैं, भारत में ही रहेंगे, आपको यहां से कोई भगा नहीं सकता और जब तक मैं हूं आप सुरक्षित हैं। आप थोड़ी देर धैर्य रखिए, मैं आपके साथ चलूंगा और उधर ही रहूंगा, तब तक रहूंगा जब तक आप अपने को सुरक्षित न मानने लगें। तो केपीएस गिल ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप लॉबी में इंतजार कीजिए। तो केपीएस गिल तैयार हो गए और उन्होंने अपनी जीप के चालक को कहा कि मेरी जीप के पीछे ट्रैक्टर का ट्रेलर लगाओ। देखिए, हमने पहले ही कहा कि केपीएस गिल की जीप में उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई थी, हुड को ऊपर किया गया था और जैसे ही यह रास्ते में निकलती थी तो लोग जान जाते थे कि केपीएस गिल जा रहे हैं। तो अब केपीएस गिल ने अपनी जीप के पीछे ट्रैक्टर का ट्रेलर लगवा दिया और इस ट्रेलर में क्या रखा गया? इस ट्रेलर में रखा गया राशन पानी, साथ में कपड़े आदि। तो केपीएस गिल कहते हैं कि जिस इलाके से ये मुसलमान के नेता आए थे और जिन इलाकों में यह खबर थी कि मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान का गुस्सा निकाल रहे हैं, उधर के इलाके के एक सरकारी अतिथिशाला गेस्ट हाउस में जाकर वे टिक गए। और यह केवल रूटीन विजिट नहीं था कि हां गए और चले आए। केपीएस गिल कहते मैं 15 दिनों तक उस सरकारी अतिथि गृह में रुका रहा और दिन रात गश्ती की। गश्ती ऐसी हुई कि मैं जब तक रहा और जब तक शांति स्थापित नहीं कर दिया, मैं उधर से हिला नहीं। बाद में मुसलमानों ने कहा, हिंदुओं ने कहा कि सर आप जा सकते हैं, अब इधर कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, हम लोग भाईचारे की तरह रहेंगे। तो केपीएस गिल इस तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग भी किया करते थे, इस बात को समझिए। लेकिन केपीएस गिल को इस बात का अफसोस है कि घुसपैठियों को लेकर भारत पाकिस्तान में बहुत तनातनी हो गई थी। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इंडिया आया था
और डेलीगेशन से मुलाकात को असम का प्रतिनिधिमंडल भी गया था, मुख्यमंत्री भी गए थे। मैं भी दिल्ली गया था, सभी असम भवन में ठहरे हुए थे और जो बातचीत हो रही थी उसमें पाकिस्तान का पक्ष बहुत ही एग्रेसिव, आक्रामक लग रहा था। केपीएस गिल को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन केपीएस गिल को इस बात से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि तभी प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री मतलब असम के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और इस बातचीत में कहा गया कि देखिए आपको भगाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। मतलब एक तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को रोक दिया गया था और इसका दुष्परिणाम निकला, भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। केपीएस गिल कहते हैं मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि यह फैसला कैसे लिया गया, असम को उपभाजन बना। केपीएस गिल कहते हैं कि जब यह तनाव का मौसम था तो उस दौरान ट्रांजिस्टर नहीं आए थे, मतलब पूरे इंडिया में। एक बार प्राइम मिनिस्टर संबोधित करने वाले थे, मैं भागा भागा जहां ट्रांजिस्टर था सुनने गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वह हौसलादायी नहीं था, वह निराशादायक था और इस कारण परिस्थितियां खराब हुई। खैर, तो केपीएस गिल कहते हैं देखिए सरकार का फैसला होता है, उसके इफवट में मैं नहीं जाना चाहता हूं और सरकार के फैसले को हमें अमल करना पड़ता है। तो घुसपैठियों के खिलाफ जो कड़ा एक्शन हम ले रहे थे वह रुक गया। देखिए अब केपीएस गिल की ईमानदारी को भी समझिए। केपीएस गिल 1961 में नौगांव के एसपी बने थे। आईपीएस बनने के बाद पहली तैनाती थी एसपी के रूप में। तो एक प्रचलन है कि जब कोई नया पुलिस कप्तान जिले में आता है तो शहर के जो धन्ना सेठ होते हैं या पुलिस के करीब होना चाहते हैं वे एसपी साहब के यहाँ सौगात लेकर पहुंचते हैं। लेकिन केपीएस गिल दूसरे किस्म के पुलिस पदाधिकारी थे। उन्होंने पहुंचते ही सारे थानेदारों को कहा था भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कोई तोहफे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन एक मारवाड़ी जिन्हें यह लगा कि यदि एसपी साहब संतुष्ट नहीं हुए तो कोई भी परेशानी होगी तो पुलिस हमें परेशान कर देगी, तो उसे लगा कि उस मारवाड़ी को लगा कि मैं केपीएस गिल को भी संतुष्ट कर सकता हूं। तो उस इलाके में मारवाड़ी थे। तो केपीएस गिल को इस बात का संस्मरण है कि एक सुबह एक प्रतिष्ठित मारवाड़ी उनसे मिलने को कोठी पर पहुंचे। वे नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उन्हें लॉन में बैठाया गया। तो जो सम्मानित मारवाड़ी आए थे उनके पास 16 किलो का एक टीना था और आप जानकर आश्चर्य होंगे यह टीना घी का था। तो खैर वे लॉन में बैठे थे। केपीएस गिल ने जब स्नान कर लिया तो वे बाहर आए और केपीएस गिल को इस बात का भी संस्मरण है कि जब वे स्नान कर निकलते थे तो अपना बाल खुला छोड़ देते थे। एक जगह उन्होंने कहा भी कि देखिए यदि मैं नहाकर बाहर निकलूं और आप मुझे देख लें तो मैं ठीक उसी तरीके से दिखता था जैसा कि बाद में रामानंद सागर ने रामायण जो सीरियल बनाया था उसमें राक्षस दिखता था। आपको केपीएस गिल राक्षस के रूप में दिखता। तो मैं नहाकर बाहर आया, मैंने मारवाड़ी सम्मानित जन से पूछा कि अच्छा बताइए आप क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा सामान आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा घी लेकर आया हूँ, बाद में बाकी जो आप कहेंगे वह भी मैं ला कर दूंगा। तो केपीएस गिल कहते हैं मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। मैंने घी के उस टीन को लात मारी और घी का टीना फट गया मेरी लात से और घी पूरा लॉन में बिखर गया। मेरे गुस्से को देख वे मारवाड़ी जो मुझे प्रभावित करने आए थे, मुझे रिश्वत खिलाने आए थे, मुझे बटर लगाने आए थे, वे भाग खड़े हुए और ऐसा भागे कि दीवार फान कर भागे। मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि उन्हें पकड़ो, लेकिन वे भाग गए। तो केपीएस गिल इस क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारी बने और केपीएस गिल कहते हैं कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, रिश्वतखोरी, इन सब चीजों से मुझे सख्त नफरत रही। केपीएस गिल की पूरी जिंदगी आप जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, तब भी आप जानेंगे कि केपीएस गिल ने कभी धन संचय नहीं किया। केपीएस गिल ने कभी भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित नहीं की। आज भी केपीएस गिल जबकि हमारे बीच नहीं है,
या कहानी आपको सुनने को नहीं मिलेगी कि उनकी दौलत यहाँ, उनकी दौलत यहाँ। तो आज केपीएस गिल के चरित्र के एक और पक्ष से हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। आगे भी केपीएस गिल की कहानियां जारी रहेगी, तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, और यदि कहानी डायरी के पन्नों में नहीं होगी तो हम अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे कि उस कहानी का पता करें। और इस बात का ध्यान रखिए कि मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं केपीएस गिल सीरीज की अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।